बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मिस्र में मौजूद हैं, जहां उनकी अहम शख्सियात से मुलाकातें भी जारी हैं। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज पार्टी रहनुमाओं और लीगल टीम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलज़िम नामजद कर चुके हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो जानी चाहिए। जबकि PTI की जानिब से लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील करते हुए मंगल के रोज़ से दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज़ करने का फैसला किया है। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको सर, लॉन्ग मार्च की तारीख में तब्दीली और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कहा कि मुलज़िम नामजद कर चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक FIR दर्ज नहीं हो सकी है। वज़ीर आज़म साहब भी मिस्र में मौजूद हैं। अहम डेवलपमेंट्स दिन भर की मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, बहुत कुछ हो रहा है मुल्क में और मुल्क से बाहर। कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा मौज़ूआत कवर कर सकें आज की नशिस्त में उतने करें। पहली बात तो यह है कि पहले तो दाखिली अमूर पे ज़रा बात करते हैं। मुल्क के अंदर आज जो है वो बड़ा घेराव, जलाओ, यानी सड़कें ब्लॉक, उसमें कोई इमारतें या गाड़ियाँ तो नहीं, लेकिन ट्रैफिक वगैरह जो है वो बंद रही, जाम रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान जो रास्ते हैं वो तहरीक इंसाफ के कारकुन एहतजाज करते रहे। उसके नतीजे में मोटरवे भी बंद रही और इस्लामाबाद एक तरह से बाकी जो शहरों से तकरीबन कट गया और काफ़ी देर तक मुअत्तल रही ट्रैफिक। और उसके नतीजे में कल जो है वो रावलपिंडी में स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो बंद हैं 2 दिन के लिए। एक तो ये लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। दूसरी जो बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 24 घंटों के अंदर अंदर ये कहा है कि आप FIR काटें IG पंजाब को, और वरना ये कि हम सूमोटो लेंगे। IG पंजाब ने वहाँ पे ये कहा कि हमें सूबाई हुकूमत की तरफ से मना किया गया। अच्छा, इससे पहले एक और ख़बर सामने हमारे आई, और वो ये कि 5 तारीख की रात को वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को एक ख़त लिखा था, और उस ख़त में ये लिखा था, वो ख़त है एक तरह से आप समझेंगे वो चार्जशीट है, और वो ये है, अगर हम उसको दिखा सकें अपने नाज़रीन को, तो वो चार्जशीट है। और ये है कि जी वफाक ने कहा है पंजाब से कि आपने FIR क्यों नहीं काटी और आपने मेडिको लीगल क्यों नहीं करवाए इमरान खान साहब के और बाकी साथियों के, इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों लेके गए, जो है वो क्यों फौरी तौर पे वहाँ पे उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको तो हफ्ते बेजा में रखा गया, उसकी वीडियो जारी हो गई। ये सारा मामला तो एक पूरा तवील जो है वो चार्जशीट है, और उसमें यह है कि आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। अच्छा, ये जो ख़त है, ये एक अगर इसको पढ़ें आप तो एक तरह से ये आपको ऐसा लगेगा कि पंजाब हुकूमत का फेलियर बयान कर रही है वफाकी हुकूमत, और वो कह रही है कि आप नाकाम हो गए लॉ एंड ऑर्डर के अंदर भी और अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने में भी नाकाम हो गए। उसके बाद जब IG पंजाब आए आज सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने वहाँ पर बयान दिया कि जी हम तो पुलिस तो FIR काट रही थी, लेकिन हमें पंजाब हुकूमत ने, यानी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत की तरफ उन्होंने इशारा किया कि उन्होंने रोक दिया, तो उसके नतीजे में हमने FIR नहीं काटी। ये जो बात है, अब इसके ऊपर अदालत ने उनसे कहा कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आप जाके FIR काटें वरना हम सूमोटो लेंगे। पुलिस को ज़रूरत नहीं थी वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की, और इमरान खान साहब तो जख्मी हालत में गए हैं ना हॉस्पिटल, तो उससे पहले पुलिस को खुद FIR काटनी चाहिए थी वक़ुआ के फौरन, यानी उस वाक़े के फौरन बाद। और उसमें बाद में इमरान खान साहब तो सीधा हॉस्पिटल गए हैं और वहाँ पर उनका जो है वो इलाज मुआवजा हुआ है और सब कुछ हुआ है। इस दौरान पुलिस ने क्या किया, ये भी एक मामला है। पुलिस ने सारा जो है वो डाल दिया है परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत पे, सूबाई हुकूमत पे। यानी ये अब एक वो जो लेटर किया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, जिसमें पहले ही तनकीद की गई है शदीद सूबाई हुकूमत पे, वो IG पंजाब ने कहा कि जी हमें जो है वज़ीर आला पंजाब ने मना कर दिया, सूबाई हुकूमत ने रोका था। ये तो कार्य सरकार में मुदाखलत बनती है प्रॉपर कि आपने कैसे रोका। शवाहिद भी ख़त्म हो गए इस पूरे अरसे में, और फिर ये कि वो बुलेट्स हैं या उसके कुछ शार्पनर्स हैं जो खान साहब को लगे हैं, और फिर ऑपरेशन हुआ है। देखिए, ये बात तो हमने सुनी। ये खान साहब के आसपास जो लोग मौजूद हैं, अभी आने वाले दिनों में इनका भी एक रोल सामने आएगा,
और जब सामने आएगा तो जो मैं हमेशा बात कहता हूँ ना कि इनके आसपास अभी भी लोग मौजूद हैं ऐसे जो इनको गलत मशवरे दे रहे हैं। यानी मुझे आप ये बताएं कि जब खान साहब का इलाज हुआ है तो इलाज में ये बात तो हो गई कि वो जी एक आर्टरी के पास जिसको यानी एक उनकी खून की जो शरेआन है आर्टरी है उसके पास से गुजर गई बुलेट, ये शार्पनेस गुजर गई। सवाल ये है कि जब हॉस्पिटल में उनका इलाज किया तो उनको उसको निकाला क्यों नहीं, वो एक्शन में क्यों नजर आ रही हैं? देखें बड़ी बड़ी बुनियादी, या तो कोई देखें छोड़ भी दिया जाता है बुलेट्स को, शार्पनेस को छोड़ भी दिया जाता है बॉडी के अंदर, लेकिन उसका कोई रीजन बयान होता है ना। अब वो जो एक्सरे दिखा रहे हैं फैसल सुल्तान साहब, तो मुझे बयान करें ना कि वो चारों कैसे छोड़ दिए उन्होंने, उसमें सर्जरी में क्यों नहीं निकाले? उसके आसपास जो है वो कोई आर्टरी है तो भी निकालें। वो आर्टरी को तो आप किसी सर्जन से, आप किसी फोर्थ ईयर फाइनल ईयर के मेडिकल स्टूडेंट से पूछ लें, वो आपको बता देगा कि आर्टरी के पास कोई चीज हो तो आप उसको कैसे आर्टरी को सेव करके एक तरफ करके आप उसके शार्पनेस को निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो वो जो है वो तो छोड़ दिए बॉडी के अंदर, वो क्यों छोड़े बॉडी में? वो निकालने चाहिए था खान साहब की जो है वो बुलेट्स हैं या वो शार्पनेस हैं या वो पैलेट्स हैं, वो क्या है? और उसका फिर मेडिको लीगल एग्जामिनेशन होना चाहिए था, एक लैब। तो उसके बगैर खान साहब को, कि वो निकाले बगैर खान साहब के ऊपर जो है वो प्लास्टर या बैंडेज जो भी कुछ कर दिया गया और सर्जरी कर दी गई और वो अंदर ही छोड़ दिया गया जो भी कुछ है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो ये मामला तो बहरहाल अब ये इस पे तो हॉस्पिटल जवाब देगा और सूबाई हुकूमत जवाब देगी, ठीक है, कि मेडिको लीगल वहां पे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, और सर्जिकल नोट्स कहां पे हैं, सर्जिकल नोट्स, सर्जरी किसने की, ठीक है, सर्जरी में क्या किया। मतलब देखिए स्टिचेस, कोई वुंड को स्टिचेस लगाए तो स्टिचेस लगाने से पहले वो अंदर से शार्पनर क्यों नहीं निकाले? तो वो पड़े रह गए अंदर और स्टिचेस लगा दिए और उसको प्लास्टर चढ़ा दिया, ये कैसे हुआ? तो ये सर्जी जो सर्जन साहब हैं वो तो सामने तशरीफ आए हैं, हमें पता चले मुल्क की बड़ी की आदत है, खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है प्रॉपर, ठीक है, तो उसकी, और आज ये सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठा है कि भाई एक इतने बड़े लीडर के ऊपर कातलाना हमला हुआ है तो आप कर क्या रहे हैं? अब सवाल ये है, ये देखना ही है कि एफआईआर जो है वो अभी तक नहीं कटी। अब वो खान साहब की तरफ से जो नाम गए हैं वो, या जो पुलिस अपनी मुद्दत में काटती है वो एफआईआर कैसे कैसे कटती है, अभी ये कल तक क्लियर होगा। लेकिन इसमें सूबाई हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर सवाल उठ गए, क्योंकि खान साहब ने यकीनन उनसे कहा होगा या खुद किसी रहनुमा ने कहा होगा परवेज इलाही साहब से, या परवेज इलाही साहब तो देखिए पहले भी वजीर आला रहे हैं, मुझे वो सियासतदान है, लेकिन वो ये जो भी कुछ हुआ है ना, आज उनकी मुलाकात हुई है खान साहब के साथ, उसमें क्या डिस्कस हुआ है, अब कानूनी टीम क्या करती है, लेकिन 24 घंटों के अंदर अंदर ये मामला जो है अदालत के सामने जाना है और फिर उसमें ये सवाल खड़े होंगे, आने वाले दिनों में ये सवाल खड़े होंगे अदालत के अंदर। अच्छा, बार बार तो नहीं आप प्लास्टर उसमें खोल के चेक करेंगे ना कि अंदर से शार्पनर निकालना है तो वो गोली है, कौन से पिस्टल की गोली है, वो मतलब किसी बड़े वेपन से चली है क्या, वो दिखा रहे हैं एक्सरे में और वो बता रहे हैं कि भाई वो है, वो क्या है, उसको बयान करें ना। वो मेटल के पीसेस तो नजर आ रहे हैं मगर वो क्या है, ठीक है, उसका फोरेंसिक होना जरूरी है। तो ये बड़ी एक मेरे ख्याल से कोताही हुई है उस पूरी टीम से, जो आसफा खान साहब तो उस वक्त बीमार हैं, तकलीफ में हैं, उनका इलाज हो रहा है मौजूद, तो बाकी लोगों का काम है कि वो जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करें, उन्होंने नहीं की। और हर केस को, चाहे वो हुकूमत में हो, उनके कानूनी इश्यूज हो, इनके ये सारी जो आसपास लोग मौजूद हैं ना, वो उसमें गड़बड़ कर देते हैं। अब वो फंसे हुए खान साहब ये करें, खान साहब यूं करें, ऐसे करें। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जुमेरात को अब इसका ये होगा, स्टार्ट होगा जो लॉन्ग मार्च है दोबारा वजीराबाद से जी। और ये अभी तक तय नहीं कर पा रहे लोग सारे, क्योंकि इमरान, देखिए पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान, लोग इमरान खान साहब। अब उसमें यह है कि एक जगह से शायद असद उमर साहब लेके निकलेंगे काफिला, एक जगह से शाह महमूद साहब लेके निकलेंगे, अभी तक बाकी रहनुमाओं का नहीं पता कि वो कहां से लेके निकलेंगे, लेकिन उसके बाद वो 10 या 15 दिन में पहुंचेंगे रावलपिंडी। अभी तक इस्लामाबाद आने का नहीं हुआ, रावलपिंडी पहुंचेंगे, और रावलपिंडी जब वो पहुंच रहे होंगे तो इसी दौरान आगे पीछे सऊदी वजीर आजम और वली है सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सुलेमान पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। उनका पाकिस्तान तशरीफ लाना जो है वो 21 तारीख जो आ रही है सामने, वो बहुत अहम है कई वजूहात की बुनियाद पे। एक तो हमारा बरादर मुल्क, दूसरी बात यह है कि वो यहां से बाली, इन जो G20 की समिट हो रही है, G20 की समिट में
वो बड़ी इंपॉर्टेंट समिट है जो जो 14-15 को हो रही है या 15-16 को हो रही है, इस तरह। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहां प्यूटिन और बाइडेन, वहां 17 जो G20 हैं दुनिया के, और उसमें चाइना भी है। G20 बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें चाइना भी है, रशिया भी है, अमेरिका भी है। तो वहां पर जो है वो मोहम्मद बिन सुलेमान जाते हुए इंडिया रुकेंगे। तो पहली बात चल रही थी कि इंडिया जाने से पहले वो पाकिस्तान रुकते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं हो रहा, वो अलग वापस जाने के बाद एक पाकिस्तान का अलग दौरा कर रहे हैं, जो जहां वो यानी रुकते हुए नहीं जा रहे कि यहां से रुके तो इंडिया चले गए, इंडिया से बाली नहीं, वो अलग दौरा हो रहा है 21 तारीख, क्योंकि तारीख के हिसाब से ये बनता नहीं है, क्योंकि बाली की समिट जो है वो 14 या 15 को हो रही है। ये वो तारीखें जब इमरान खान साहब ने पहुंचना है रावलपिंडी, तो हो सकता है कि ये मार्च जो पिंडी का जो प्लान है ये फिर आगे पीछे हो जाए, क्योंकि मोहम्मद बिन सुलेमान की जो सिक्योरिटी टीम है वो इसी हफ्ते पहुंच रही है पाकिस्तान, ये तमाम सिक्योरिटी के मामला देखने के लिए और सारे दूसरे मामला देखने के लिए। और सऊदी अरेबिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और चाइना, ये पिछले हफ्ते चाइना गए थे शहबाज शरीफ, और उसके बाद सऊदी अरेबिया गए, और अभी इजिप्ट गए हुए। और इजिप्ट में ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से, क्योंकि वहां पर ये डिस्कस होने जा रहा है कि जी क्लाइमेट के जो दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों की जो बर्बादी के जिम्मेदार ममालिक जो हैं, वो जो मुल्क सफर कर रहे हैं, उनके लिए वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान सफर किया पाकिस्तान ने हिस्सा। अच्छा, अब सऊदी अरेबिया जो आ रहा है पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया की जो वली अहदारे हैं और उनके वजीर आजम भी हैं दीदा जुल्फर शेरा, अब एक तो यह है कि वो 3 अरब डॉलर्स हमने वापस करने थे जो उन्होंने रखवाए थे, इसलिए कि हम आईएमएफ को शो करके लोन ले सकें। तो आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल हो गया। ये जो 3 अरब डॉलर्स हैं ये अभी हम उनको वापस नहीं कर रहे, ये रोल ओवर हो गया, वो मान गए सऊदी अरेबिया। तो एक तो ये बात हुई कि अभी हमने उनको वापस नहीं करने, सऊदी अरब कह रहा है बाद में दीजिएगा। साथ जो दूसरी बात जो है वो ये है कि 4.2 अरब डॉलर मजीद पाकिस्तान को वो देने जा रहे हैं, और उसमें से 3 अरब डॉलर तो डिपॉजिट रखवाएंगे और 1.2 अरब डॉलर का तेल डेफर्ड पेमेंट्स पे देंगे। अमूमन सऊदी अरेबिया डेफर्ड पेमेंट्स कहता है, लेकिन फिर हमारा ब्रदर मुल्क हमसे वो नहीं लेता, वो हमें दे देता है ऑयल। देखो, तो ये फौरी तौर पे ये दो चीजें। और उसके बाद ये है कि फिर 10 अरब डॉलर का जो ऑयल रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है वो भी गालिबन गवादर में फाइनलाइज हो जाए, गालिबन हो जाए। मतलब ये 4.2 तो फाइनल हो गया कि वो हमें एडिशनल 4.2 बिलियन पाकिस्तान को इजाफी पैकेज देने जा रहे हैं। 3 बिलियन डिपॉजिट, 1.2 बिलियन जो है वो डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल, और 3 बिलियन जो हमने वापस करने थे जो आईएमएफ को, वो सऊदी अरेबिया जो है वो अभी हम उनको नहीं देने, और 10 बिलियन की ये ऑयल रिफाइनरी पे काम हो रहा है। इसी दौरान चाइना की तरफ से, चाइना को हमने 7.3 बिलियन डॉलर जो हैं, 7.3 बिलियन डॉलर हमने देने थे 8 महीनों में। वो चाइना भी मान गया है कि अभी फौरी तौर पे ना दें और इसको रोल ओवर करें। चाइना हमसे नाराज था कई वजूहात की बुनियाद पर, जिसमें सीपैक भी एक इशू था, फिर उसमें और सीपैक इशू था, उनकी नेशनल्स के ऊपर अटैक हुआ यहाँ पे पाकिस्तान में, और बहुत सारे मामला थे। तो वो जो हमने चाइना को पैसे वापस करने थे वो भी रोल ओवर हो गए। और सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये गवादर में जो ऑयल रिफाइनरी लग रही है, ये ऑयल रिफाइनरी 2028 में पूरी होती है। तो इस पर टारगेट ये है, यानी एक इसका आप समझ लें कि सऊदी अरेबिया और चाइना ने पेपर पे ये है, बात आ चुकी है कि पाकिस्तान ऑयल एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएगा 2028 तक। ऑयल एक्सपोर्ट नहीं, सॉरी, पेट्रोलियम की जो मसनूआत होती हैं, नॉट ऑयल, पेट्रोलियम की मसनूआत यहाँ पे रिफाइनरी से पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएगा। तो ये रिफाइनरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये है कि चाइना एक और प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है पाकिस्तान फौरी तौर पे, और वो जो है वो है ML1। और ML1 जो है वो सीपैक का सबसे आम मंसूबा है। ML1 जो है वो, उसके बाद ये रेलवे आपकी पाकिस्तान में बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ठीक है, और वो स्टार्ट करने जा रहा है। और उसका बड़ा नुकसान हुआ है, ये कुछ 7 के करीब 7 बिलियन डॉलर से वो 10 बिलियन हो गई है डिले होने की वजह से। तो उसकी चाइनीज कंपनीज बिडिंग शुरू कर रही हैं, और हो सकता है अगले 2-3 महीनों में चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग पाकिस्तान का दौरा करें, ठीक है। तो ये तो हो रहा है जो हम कर रहे हैं खित्ते में और रीजन में, हमें जो है वो कामयाबियां बतौर रियासत मिल रही हैं। अंदरूनी जो हिजान है पाकिस्तान का, पॉलिटिकल हिजान, वो मेरा ख्याल है, और मैं उम्मीद करता हूं अपने काबरीन से कि वो आने वाले दिनों में कम होगा। उसकी वजह यह है कि
यानी इमरान खान साहब ने भी डिले किया है कुछ अपने लॉन्ग मार्च को, कुछ पसे पर्दा बातचीत भी चल रही है दोबारा। प्रेसिडेंट आए हैं, आरिफ अलवी साहब, वो मिले हैं इमरान खान साहब से। कुछ अहम फैसले होने जा रहे हैं जो तैनाती के हवाले से, और जो आर्मी लीडरशिप के हवाले से, और ये भी इन्हीं दिनों में होंगे। यानी आप समझें कि 19 तारीख को एक रिटायरमेंट जो सबसे ऊपर है उनकी होती है, तो फिर उसके बाद ये डिसीजन होगा। तो 21 तारीख को वो आ रहे हैं, तो यकीनन करंट आर्मी चीफ जो हैं वो उनको रिसीव करेंगे, पूरा प्रोटोकॉल होगा, तो आगे पीछे उसकी ये अनाउंसमेंट्स होनी है। और खान साहब यकीनन ये नहीं चाहेंगे कि, और रियासत भी नहीं गवारा करेगी कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी और ये सब बंद हो जब वो आए, क्योंकि उनका यहाँ पे भरपूर खैर मकदम करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और सिक्योरिटी की भी। मैंने कहा कि अभी से टीम आ रही है। अच्छा, अब इसमें तो एक तो ये इश्यूज हो गए कि पाकिस्तान के जो इंटरनल इश्यूज हैं उनके साथ रीजन और मुल्क, और हम ये समझते हैं और हमें यकीन है इस बात का कि जब मुल्क की मफाद आता है सामने, तो फिर उसमें मतलब सब पीछे एक एक कदम हटते हैं। जैसे आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मैं तफ्तीश के लिए अपने आप को पेश करता हूँ, ठीक है, एक बात उन्होंने कह दी। तो अब यह है कि इसी तरह से हमने आगे चलना है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने मैच्योरिटी का मुजाहरा करना है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी मामलात को ऐसे रुख पे लेके जाना है जहां पर मुल्क के अंदर एक सुकून आए, एक आराम से, और अदलिया भी बहुत ज्यादा ड्रैग ना हो पॉलिटिकल इश्यूज में, और ये पोलराइजेशन की जो फजा है ये मुल्क में खत्म हो। और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि कल शाम को जब हम बैठे हैं इस वक्त यहाँ पे, तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि हम ये डिस्कस कर रहे हो कि आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि कल मुमकिन है कि कल या परसों कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, और उसमें इंटरनल सिक्योरिटी और रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से और बाकी जो मामलात हैं वो जेर बहस आए। अच्छा, अब इसमें एक बात इसमें और अहम है, और वो ये है कि, अच्छा इसको भी साथ ही ले लेते हैं बीच में, क्योंकि 8 तारीख कल आ रही है, तो ये वो जो क्या कहते हैं इसको, रेड मून, ठीक है ना, ये रेड मून जो है ये होगा, दुनिया में नजर आएगा, और ये 2025 में नजर आएगा दोबारा। इसके बाद ये चांद जो है ये सुर्ख होगा पूरा, बिल्कुल खून की तरह का। इसको ब्लड मून भी कहते हैं, इसको रेड मून भी कहते हैं। और ये जो है ये एक तरह से आप समझें कि इस साल 2 चांद ग्रहण हुए, लेकिन ये जो रेड मून या खूनी चांद है ये कल ही नजर आएगा, और ये अमेरिका में, एशिया में, पैसिफिक में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह ये चांद ग्रहण है। चांद ग्रहण का मतलब ये होता है कि चांद और सूरज के दरमियान जमीन आ जाती है, ठीक है। तो जमीन चांद और सूरज के दरमियान जब आ जाती है, तो सूरज की रोशनी से चांद चमकता है ना, चांद की अपनी रोशनी तो नहीं है। चांद के और सूरज के दरमियान जब जमीन आ जाती है, तो उस दौरान ये होता है कि सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंचती। तो फिर ये होता है कि उसके, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है, जमीन के ऊपर की जो एटमॉस्फेयर चारों, वहां से आप समझ लें कि वो कहते हैं छिन छिन के रोशनी जो है आगे जाती है, और उसके नतीजे में एक जो रेड कलर एक चांद पे जाहिर होता है, ठीक है। ये असल में सूरज की रोशनी ही होती है, लेकिन वो चूंकि एक तरह से साया पड़ रहा होता है, तो 4.1 अरब साल पुराना है चांद, जो जमीन का चांद है, और आहिस्ता आहिस्ता हर साल ये 1.5 इंच जमीन से दूर होता जा रहा है। ये इस पे बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन बहरहाल तो ये कल इसके ऊपर बहुत बातें हो रही हैं। इस साल 2 चांद ग्रहण हुए, एक मई में हुआ था, दूसरा ये हो रहा है, लेकिन ये रेड मून है कंप्लीट, और इसको आप चांद सूरज ग्रहण के बरक्स, सूरज ग्रहण जो है उसके बरक्स, सूरज ग्रहण में तो ये होता है कि जमीन और सूरज के दरमियान चांद आ जाता है, तो उसको तो आप देख भी नहीं सकते, होता है कि आप बहुत सारे मतलब उसको देखना एक बड़ा मसला होता है कि आंखों के लिए, और बड़ा नुकसानदेह होता है। लेकिन ये चांद ग्रहण होता है, उसको आप देख सकते हैं। तो दुनिया भर में लोग जो हैं चांद ग्रहण को देखने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और जाहिर है कि फिर इसके मुख्तलिफ असरात होते हैं, वो बयान होते हैं, और इसके ऊपर हम लंबी बहस। लेकिन बहरहाल ये भी कल आ रहा है जो बड़ा इवेंट है, और कल ही एक और चीज़ भी हो रही है जो पूरी दुनिया की जो मामलात हैं उस पर वो असरअंदाज हो सकती है, बतौर यानी एक सुपर पावर के जो अभी तक मौजूद है, और जाहिर है उसके साथ चाइना के साथ कम्पीट कर रही है, वो अमेरिका है। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं कांग्रेस के। कांग्रेस क्या चीज़ है? कांग्रेस वो है जो, इसके 2 हिस्से हैं, एक है सेनेट और एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो कंप्लीट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन 435 सीटों पे मुकम्मल इलेक्शन हो रहे हैं, और जो सेनेट है उसकी 1/3 सीटों पे हो रहे हैं। अच्छा, यहां पर जो दोनों हाउसेज हैं, उन दोनों हाउसेज में
अभी तक बाइडेन साहब की पार्टी ऊपर है, जी। ठीक है, बाइडेन साहब की पार्टी ऊपर है और ये बाइडेन साहब के लिए बड़ा अच्छा है कि उनकी पार्टी ऊपर है, तो इसीलिए वो कानून वानून पास सारे कर देते हैं और जो है वो मतलब है कि उनको कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन उनकी जो अगर ये इलेक्शन सदर के यानी जो सदर की 4 साल की मुद्दत है उसके दरमियान में आ जाए तो फिर उनको मिड टर्म कहा जाता है, तो इसलिए मिड टर्म इलेक्शंस हैं। और ये जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं, ये मिड टर्म इलेक्शंस जो हैं ये इसमें डेमोक्रेट्स अभी तक मौजूद हैं दोनों हाउसेज में और डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है, लेकिन बड़ी कम अक्सरियत है। ये अक्सरियत अगर छिन गई तो उसके बाद खासतौर पे हाउस से जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, अच्छा इसमें गवर्नर का भी होगा, गवर्नर्स के भी हो रहे हैं इलेक्शंस, ये मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर, और मतलब इसमें मतलब इसके कोई आप समझें कि कोई दिसंबर तक क्लियर होगा। ये कल शाम से क्लैरिटी तो आ जाएगी, लेकिन जो हतमी नताइज हैं वो कोई 1-1.5 महीने तक क्लैरिटी आएगी। लेकिन अगर यहां पर रिपब्लिकन जो है वो आ गए और डेमोक्रेट यानी ये निकल गया इनके हाथ से, बाइडेन की पॉपुलैरिटी कम हो रही है तो वो आ गए, सर इम्कानात मौजूद हैं। हाँ, और केविन मैकार्टी जो है उनके वो अगर आ गए तो आते ही वो बिल्स, वो उसके बाद ये जो बजट्स, उसके बाद ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, अमेंडमेंट्स, मतलब बाइडेन, और फिर बाइडेन का अगले इलेक्शन में हिस्सा लेना, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना ब्लॉन्ड ट्रंप झांक रहा है कि इस इलेक्शन के नतीजे में अगर हाउस की मेजॉरिटी खत्म हो जाती है, हाउसेस की एक हाउस की तो रहेगी गालिबन, सेनेट की रहेगी, अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेजॉरिटी कम हो जाती है बाइडेन की पार्टी की, तो बाइडेन के लिए फिर वो बहुत सारे वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। लेकिन वो मैंने कहा ना की अपॉइंटमेंट्स और जनाब उसमें जो बजट के ऊपर जो मुख्तलिफ मामलात हैं, और फिर उसके बाद जो तहकीकात हो रही हैं, ये जो 6 जनवरी वाली कैपिटल हिल पे जो अटैक हुआ था उसकी जो तहकीकात हो रही है इंतखाबात के बाद जो हुआ था 2020 में, वो सारा का सारा ये इलेक्शंस के नतीजे में अगर ऊपर नीचे होती है कांग्रेस हम इसलिए कहेंगे कि कांग्रेस में सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों आते हैं, तो कांग्रेस ही मिलकर कांग्रेस बनती है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में सेनेट भी है, कौमी असेंबली भी है, तो वहां पे कांग्रेस में सेनेट भी है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी है। उसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान के ऊपर अगर वहां ट्रंप दोबारा निकल के सामने आ रहा है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसे। तो ये अच्छा यहां पर अब इसीलिए अब इमरान खान साहब चूंकि एक स्टेट्स में जाहिर है एक मुल्क की बड़ी जमात के सरबराह हैं, साबिक वजीर आजम हैं, वो भी तमाम मामलात को देख रहे हैं, ठीक है। ये तो तय है कि उन्होंने लड़ना है, वो लड़ेंगे, अपने मामलात से पीछे वो नहीं हटेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो रियासती अमूर हैं वो भी देख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मेरी इस एजुकेशन की वजह से जो बाकी मामलात हैं उसमें रुकावट पैदा हो, को नुकसान, तो रियासत को नुकसान। सर ब्रेक का वक्त तो है डॉक्टर साहब। वो आगे भी चलना है, उन्होंने इसको भी देखना है, और हुकूमत भी ये ध्यान में रखे कि वो ऐसी जगह तक ना पहुंचा दे जहां पर ऑलरेडी इमरान खान साहब के ऊपर वो मुकदमात और ये और फलां और ये वो, तो इनको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर साहब, वापस आके बात करते हैं मजीद। हुकूमत भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग यानी सफारती माहौल पे तो रियासत की कामयाबियां हो रही हैं, लेकिन हुकूमत जो है ये 75 रुकनी काबीना जो है इसमें चंद वज़रा एक्टिव हैं जो बाहर जा रहे हैं, क्लाइमेट पे, फाइनेंस पे, इधर उधर, बाकी तो ऐसे ही बैठे हैं ना। सही हो गया, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आएंगे बात करेंगे मजीद। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खान साहब की जानिब से जो आज लीगल टीम से गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से कहा गया है कि मुल्जिम नामजद कर चुके हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो जानी चाहिए, तो इस वक्त इन हालात में क्या कानूनी तकाजा है, किस तरीके से FIR दर्ज होनी चाहिए? अदालत अब आ गई, अदालत आ गई, और अदालत जाहिर है कल 24 घंटे मुकम्मल होंगे तो कल तक उनको बताना होगा, और उसके बाद वो सुमोटो भी ले सकते हैं। समात मेरे ख्याल से कुछ दिन के लिए मुलतवी हुई है, लेकिन अदालत किसी भी वक्त, अदालत के बाद मामला चला गया, अदालत ने पुलिस से कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, और दायरा की सूबाई हुकूमत जो है परवेज इलाही साहब भी एक मजे हुए सियासतदान है और वो इस सूरत हाल को संभालेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इसको इस सूरत हाल को संभालेंगे। अच्छा, तो मैंने आपसे कहा ना कि ये अब जो लॉन्ग मार्च इसमें यह जो हकीकी आज़ादी मार्च है, इसको इस दौरान जो ये दीगर गैर मुल्की दौरे हो रहे हैं,
इस दौरान ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब एक या और किसी और मुल्क का दौरा भी करें, मशरिक़ वस्ता के और अहम ममालिक का दौरा भी करें। तो सफारती महाज पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो तेज़ हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो इसमें पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में वो इस पूरे मामले में नहीं है कहीं माजी में, लेकिन हमने देखा है कि सऊदी अरेबिया का एक रोल पाकिस्तान में रहा है। चाहे वो जब भुट्टो साहब का PNA के साथ मामला चल रहा था तो उस वक्त भी यहाँ पे जो सऊदी अरब के मंदूब थे वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से तय हो जाएं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब 12 अक्टूबर हुआ तो उसके बाद भी सऊदी अरेबिया का एक रोल हमारे सामने आया। लेकिन फिर ये हुआ कि सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता किसी किस्म का। अगर हम कहते हैं सऊदी अरेबिया से तो वो फिर भी सऊदी अरेबिया, क्योंकि पॉलिटिकल टर्मोइल में जो ये नई जनरेशन आई है ख़ासतौर पे शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान, और तो ये मतलब पाकिस्तान की जो पेचीदा मामलात हैं उसमें वो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन एक बात बहरहाल है और वो ये है कि तोशा खाना के एक उनको थोड़ी सी नाराज़गी तोशा खाना रेफरेंस में हुई। वो मेरे ख्याल से एक ऐसा मामला है जो कि ख़त्म हो गया होगा और उसको मैं नहीं समझता कि वो कहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन उनका दौरा बहुत अहम है। अच्छा, अब ये जो दौरा है इस दौरे के दौरान ही यानी अब ये देखें कि 21 तारीख को ये हो रहा है और 21 तारीख तक यानी अब रह गए इसमें आप समझ लें कि 2 हफ्ते। अब 2 हफ्तों के दौरान जो है वो दरमियान में ये लॉन्ग मार्च या हकीकी आज़ादी मार्च, उसमें अभी तक ये क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब, और इसको लीड कौन करेगा, तो असद उमर साहब तो आ गए फैसलाबाद से, वज़ीराबाद से गालिबन शाह महमूद कुरैशी साहब जुमेरात से स्टार्ट करेंगे और 10 तारीख से स्टार्ट करेंगे। तो 10 तारीख से स्टार्ट करके फिर 12-13 दिन जो इमरान खान साहब ने कहे थे तो वो तो फिर जाते हैं उस दौरान जब मोहम्मद बिन सुलेमान यहाँ पे होंगे। और ये बात सऊदी अरेबिया के जो सिक्योरिटी हुकाम हैं उनकी तरफ से यकीनन बता दी गई होगी कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं जी, क्योंकि उनका भरपूर इस्तकबाल करने की तैयारी है पाकिस्तान में, तो उनकी सिक्योरिटी टीम अपनी यहाँ पे आके सारे मामलात को पहले भी देखती रही है, अब भी वो आ रही है। तो यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिनेरियो क्रिएट ना हो इस पूरे इलाके में। और उससे पहले यकीनन ये जो अफरा तफरी है पॉलिटिकल, ये भी किसी रुख पे जाके ख़त्म हो जाए। पता चला कि मोहम्मद बिन सुलेमान आए हुए हैं, यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी का ऐलान हो रहा है, पाकिस्तान के लिए एक इससे कतई नज़र के शहबाज शरीफ हैं, इमरान खान हैं, नवाज शरीफ हैं, कोई और है, मतलब 2 मुल्कों के मामला हो रहे हैं। फिर वो बाली समिट अटेंड करके आ रहे हैं। फिर अभी ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है शर्म शेख में, जिसको हमने बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी लेकिन जिसकी बहुत अहमियत है, मतलब बहुत अहमियत है, वहां पर सिर्फ बाइडेन भी आ जाए, वहां पर शी जिनपिंग नहीं गए, प्यूटिन नहीं गए, बाकी लोग नहीं गए, लेकिन उसमें जो दुनिया की बदतरीन जो मौसमियाती तबाही और बर्बादी लाने वाली अकवाम है उनके सरबराहान तकारीर कर रहे हैं खड़े हुए, और उनसे लोग पूछ रहे हैं कि भाई पैसे तो दो, भाई आपने जो इतनी बर्बादी की है आगे का क्या प्लान है। क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद जो है, अच्छा यूक्रेन जंग के अंदर एक अजीब मामला हो रहा है, वो मैं वो बताऊं, वो भी अजीब, एक वहां पर भी कहीं खामोश मुलाकातें हो रही हैं जैसे पाकिस्तान में होती है ना खामोश मुलाकातें, वो क्या हो रही हैं वो मैं यहाँ पे शेयर करूं। वो ये हो रहा है कि क्योंकि बाली में जो इंडोनेशिया का बाली, ये बाली में कोशिश हो रही है कि बाइडेन और प्यूटिन की मुलाकात हो जाए। बाइडेन और प्यूटिन की मुलाकात कैसे हो जाए जब जंग चल रही है यूक्रेन की। तो अब जनाब वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसने एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी ब्रेक की है जो हमारी 9th स्लाइड है कि व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं अनडिस्क्लोज टॉक्स में प्यूटिन के साथियों के साथ। खामोशी से रात की तारीकी में अमरीकी और रूसी मिल रहे हैं, सुबह होती है तो लड़ाई शुरू हो जाती है, रात की तारीकी में मुलाकातें, मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ये कुछ पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान से बहुत सारी चीजें चुरा के ना ये दूसरे मुल्कों में कॉपी होती हैं। देखिए ना, रात की तारीकी में प्यूटिन और बाइडेन की मुलाकातें हो रही हैं आपस में, और मुलाकातों में क्या डिस्कस हो रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुलाकातों में डिस्कस ये हो रहा है, ये वॉशिंगटन पोस्ट क्या दे रहा है कि अमेरिका रात की तारीकी में, दोबारा रात की तारीकी में यूक्रेन से कह रहा है, जो 10th न्यूज है, यूक्रेन से कह रहा है कि रशिया से बातचीत शुरू कर दो। दिन में कहते हैं लड़ो मरो गिरा दो मारो, रात की तारीकी में कह रहे हैं कि वो निगोशिएशंस के लिए खुले रहो, रास्ता खोलो। यानी आप देखें यूक्रेन जेलेंस्की का क्या बेचारे का, यानी उसको यानी एक और कर्जी बना के रख दी है।
धुन दिया उसको, पहले उसको लड़ाई हुई, पहले प्रोवोक हुई, लड़ाई हुई, मार कुटाई, गैस बंद हो गई यूरोप की, तमाशा लग गया, ये हो गया, एक हंगामा बपा, लोग मर गए, हजारों टुकड़े हो गए यूक्रेन के, ये सारा। और अमेरिका कह रहा है, एक तो बातचीत कर रहा है रात की तारीखी में प्यूटिन से, और फिर कोशिश हो रही है मुलाकात की, और तीसरी जो बात है वो ये है कि वो यूक्रेन से कह रहा है कि जरा रशिया से बातचीत के दरवाजे खोल के रखो, क्योंकि बातचीत के दरवाजे इन्हीं दिनों में खुलेंगे तो फिर प्यूटिन और बाइडेन की मुलाकात होगी ना। प्यूटिन और बाइडेन की मुलाकात है, शी जिनपिंग शायद वहां पर ना है, या हो सकता है 17, देखें ये ब्लूमबर्ग ने ये खबर दी है कि 17-20 है ना G20 मुमालिक, तो उनमें से नाम डिस्क्लोज नहीं किए उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा 17 लोगों ने जो है वो कंफर्म कर दिए, 17 आलमी रहनुमा उसमें आ रहे हैं शिरकत के लिए। अब 17 आलमी रहनुमा अगर आ रहे हैं तो उसमें जो है वो कौन से 17 आलमी रहनुमा है, वो नाम, हाँ जाहिर है भी जा रहे हैं, वहां पे बाइडेन होंगे, वहां पे बाकी लोग होंगे, लेकिन ये है कि अब ये पूरा, मैंने कहा ना, ये पूरी दुनिया में जब ये कुछ हो रहा है, दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान ये मैन मेड क्राइसिस में है इस वक्त। पाकिस्तान कोविड से निकल गया, पाकिस्तान माशी तौर पे जो बहुत सारे इश्यूज, एक उलझे हुए इश्यूज थे, उन इश्यूज को ठीक कर रहे हैं जैसे तैसे करके। इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट, दो मुल्कों की इन्वेस्टमेंट इस वक्त आना, और बड़े मुल्कों की, सऊदी अरेबिया और चाइना की आना, ये, और उसके बाद ताजिक प्रेसिडेंट भी गालिबन आ रहे हैं बाकी। तो बात यह है कि ये जो बड़े सी पैक है, अमेरिका के साथ कैसे बैलेंस करने अपने ताल्लुकात, अपने यूरोप के साथ कैसे, ये बड़े इश्यूज हैं, ये लार्जर पिक्चर। अब लार्जर पिक्चर करते 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 फिर उधर आके फंस जाते हैं हम कि जी वो एक सड़क पे एहतजाज शुरू हो गया, पुलिस ने FIR निकाली। इन इश्यूज को खुदारा जल्द से जल्द इनको हल करें सर, ब्रेक का वक्त है, क्योंकि हमारे पास बतौर रियासत वक्त नहीं है, और खित्ते के पास भी नहीं है, दुनिया के पास भी नहीं है कि वो ये देखते रहेंगे पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम क्यों पैदा हो रहा है। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ, FIR, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खान साहब की जानिब से जो कहा गया है कि अभी अगर हम जो मुल्ज़िम नामज़द किए हैं उनके खिलाफ अगर FIR दर्ज नहीं होती, उस सूरत में खान साहब की फिर क्या हिकमत अमली होगी और किस तरह से फिर वो इस अफ़वाम व तफ़हीम के साथ बैठ के बात करनी होगी। खान साहब को मुल्क की सियासत से नहीं निकाला जा सकता किसी भी सूरत। साबिक वज़ीर आज़म भी हैं और सबसे बड़ी मकबूल जमात को वो हेड भी कर रहे हैं। मेरे पार्लियामेंट में नहीं है उनकी पार्टी, और इलेक्शंस वो जीतते आ रहे हैं। ये मुमकिन नहीं कि फैसला साजी हो और उसमें इमरान खान साहब को बाहर रखा जाए। इमरान खान साहब जो हैं उनको ये जो मैंने आपसे कहा ना कि इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि ये जो दौरे हो रहे हैं, जो दौरा हुआ है चाइना का, मतलब हमारे बहुत सारे फैसले जो हैं वो गालिबन बड़ी कुव्वतों को पता है कि क्या फैसले हैं पाकिस्तान में और क्या होने जा रहा है, उनको इत्मीनान में लेते हैं। उसके बाद वो ये कोई आप सब समझ लें कि कोई यानी सरमायाकारी होने जा रही है चाइना की, एक लंबी तवील मुद्दती, और वो पहले ही नाराज कि जी आपने ये 6.8 अरब डॉलर का 10 अरब डॉलर तक पहुंच गया, ML1 आपके नुकसान हो रहा है, आप हमारी कंपनी, उनकी चाइनीज कंपनीज की बिडिंग शुरू हो रही है इसके लिए ना, ML1 और बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए, ऑयल रिफाइनरी के लिए। तो बात यह है कि वो यकीनन इस बात को समझते हैं वो ममालिक भी कि पाकिस्तान के अंदर एक टर्मोइल है और वो टर्मोइल आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा, ये उनकी असेसमेंट भी है। और हम भी यही दुआ करते हैं कि ये जो अदम इस्तेकाम है ये आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। बयानात ये वो अलग, लेकिन उसके बाद फिर रास्ता अफ़वाम व तफ़हीम ही है, बैठ के ही बात करनी होगी तमाम फरीकैन को। और मुझे इस बात की उम्मीद है, यकीन है और दुआ भी करता हूँ कि ये मामलात हमारा जो सियासी अदम इस्तेकाम है ये जल्दी खत्म हो। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।